हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे हमारे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और हमारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के एनर्जी से रिलेटेड, आज हम उनसे आगे कंटिन्यू करते हैं डी ब्रोई इक्वेशन। हालांकि पीछे हमने डी ब्रोई वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हमने डी ब्रोई वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट की, उसका रिलेशन हमने मोमेंटम से कैसे कनेक्ट किया। आज हम उसी डी ब्रोई इक्वेशन की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि डी ब्रोई इक्वेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करती है और हम उसी एनर्जी को, उसी वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोई इक्वेशन। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द वेवलेंथ, राइट। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो डी ब्रोई वेवलेंथ की टर्म हम पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में जान रहे हैं, ये कह रहा है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेवलेंथ का जिक्र हो गया और हमारी डी ब्रोई वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम रखी गई है ना। ये हमने डिराइव कर लिया पीछे कि जो लैम्डा है डी ब्रोई वेवलेंथ जिसको नाम दिया गया है वो किसके इनवर्सली है, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सिग्निफिकेंस को लेकर मैं यहां पर कुछ बोलना चाह रही थी कि दिस हैपन बिकॉज विद लार्ज साइज ऑब्जेक्ट वेवलेंथ फॉर्म्ड इज स्मॉल विच इज नेग्लेक्टेड। यानी मुझे सपोज मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है, आप उसको देखते हैं थोड़ी हैवी होती है, तो यूं लगा लीजिए 10 ग्राम या उससे ज्यादा ग्राम की होगी, मतलब थोड़ी हैवी होती है। मैं उसको थ्रो करती हूँ, ठीक है, मैंने उसको किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड से उसको मैंने थ्रो किया। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपने किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को यानी कि बॉल को थ्रो किया, तो क्या उसके रास्ते में जितना वो स्पीड से जा रही है, क्या उसके रास्ते में ऐसी कोई वेवलेंथ हम कंसिडर कर पाएंगे? क्या वो वेव बनाते हुए जाएगी? और अगर वो जा रही है तो हम वो वेव कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। इनवर्सली की बात हो रही है तो मास जितना बड़ा होता चला जाएगा, अभी बॉल है, फिर फुटबॉल आएगी, उससे बड़ा कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, अगर हम उसको फेंक रहे हैं तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो रही है, लेकिन उससे वेव कैरेक्टर्स नहीं बनेंगे, यानी वो इस तरीके से ट्रेवल करते हुए नहीं जा सकती, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट वन। अब कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल बहुत छोटा है, इट मींस जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ kg, बहुत छोटा है, हम उसको किसी स्पीड से थ्रो करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत छोटा है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, दूर तक वेव पार्टिकल की रहेगी, और हम आसानी से उस वेव पार्टिकल की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ। तो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन बनाई गई है, ये इक्वेशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही लागू होती है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई बस चल रही है, कोई बस जा रही है, कोई कार जा रही है, और आप उसकी वेवलेंथ निकालिए, तो इतने हैवी ऑब्जेक्ट के लिए वेवलेंथ निकालना लगभग मुमकिन नहीं है। इसलिए हम उसकी वेवलेंथ को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और डी ब्रोई ने ये जो कंसेप्ट दिया, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए ही हम उनकी वेवलेंथ को कंसिडर कर सकते हैं। घूम फिर के एक बात यही आती है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा जा रहा है, वेवलेंथ का जिक्र कहाँ हुआ, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो रही थी, ये वेवलेंथ का जिक्र कहां से आया, वेवलेंथ का जिक्र आया फोटोन से, फोटोन से रिलेटेड हुए रेडिएशन से। ये सब कुछ क्या है, किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट को यानी कि एटम माना है हमने, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो सब कुछ किसके आसपास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के। तो वेवलेंथ भी तो उन्हीं माइक्रोस्कोपिक चीजों की देखी जाएगी जो अपना सारा काम कर रहे हैं, जो एमिशन कर रहे हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रा बना रहे हैं, जो हमें स्कैटरिंग में नजर आ रहे हैं, जिनकी हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये डी ब्रोई सिग्निफिकेंस था कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होती है, इट ओनली एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, क्लियर। और हम इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं एज अ पार्टिकल यहां पर, तो ताकि कोई भी जो न्यूमेरिकल हम निकालना चाहें, सपोज हमें कोई न्यूमेरिकल निकालने के लिए बोला गया और हमें मास वो नहीं देते हैं, तो इट
शुड बी अंडरस्टूड दैट कि ये मास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। अगर हमें डी ब्रोई वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो किसी इलेक्ट्रॉन की, देखिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से डी ब्रोई वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे करें। आपको पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई वेवलेंथ, डी ब्रोई इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले कंसिडर कर चुके हैं कि एनर्जी होती है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी से हमने ये रिलेशन आइंस्टाइन और प्लैंक की इक्वेशंस को इक्वेट कर कर निकाला था। दिस इज योर डी ब्रोई इक्वेशन। तो यहां से लैम्डा हमें मिल रहा है, हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से ये लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो इधर आते हैं, देखते हैं। वी हैव काइनेटिक एनर्जी, इसको हम सिंपल एनर्जी भी बोल सकते हैं, हाफ mv² होती है। स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोशन वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। m मास है और v क्या है, वेलोसिटी है। तो यहां से अगर हम इस हिस्से को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो v² यहां ले आए, देखिए v² को यहीं रख दिया तो 2 जो डिवाइड में था कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। m जो मल्टीप्लाई में था कहां आ जाएगा, डिवाइड में। तो v² किसके बराबर आ गया, 2e अपॉन में m। ठीक है, अब v² से हमें v कैलकुलेट करना है, तो हम दूसरी तरफ क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो इसका v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसका क्या हो गया, हाफ। अंडर रूट लेते ही हमें क्या मिला, 2e अपॉन में m अंडर रूट। तो ये हमारे पास अगर इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, या फिर समझ लीजिए v की वैल्यू है। इस वैल्यू को, इस v की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट वाली v में। इस v की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की v की वैल्यू में। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m। देखिए v की जगह पर क्या रखा गया है, अभी जो कैलकुलेट की थी, अभी जो हमने प्रेडिक्ट की थी वो वैल्यू हमने किसकी जगह पर पुट कर दी, v की जगह पर पुट कर दी। v की जगह पर पुट करने के बाद देखिए एक m पूरा है और एक m क्या है, हाफ। इसकी पावर क्या होती है, हाफ, इसकी पावर क्या होती है, 1। अगर हाँ ये दोनों डिवाइड में है तो इसकी पावर इसको कैंसिल करेगी तो इसका हाफ 1 कट जाएगा। हाफ 1 कटेगा तो अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, हाफ। तो हमारे पास क्या आया, अंडर रूट 2me। देखिए ये वही मास है जो यहां से कैंसिल होने पर बचा। हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और लैम्डा की वैल्यू क्या बची, h अपॉन में अंडर रूट 2me। ये वो वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू हमने किससे कैलकुलेट की है, काइनेटिक एनर्जी से। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम ई, h बाई 2me की पावर हाफ। अब इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम हो तो। यहां पर अगर आपको मास नहीं दिया गया हो, सपोज आपने कोई पार्टिकल लिया है, पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक और आपको मास नहीं दिया गया है, तो आप अपने आप से ही इलेक्ट्रॉन के मास को यहां पर कंसीडर करके इस प्रकार के फॉर्मूलेज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ में काइनेटिक एनर्जी से हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है। ये जब हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की थी तो हमने रिलेट किया था इसको कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। रिमेंबर दैट पॉइंट जब हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की थी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कुलाम। ठीक है, एनर्जी बोली जा रही है तो जूल में आएगी, ये कुलाम वोल्ट है, राइट। कुलाम वोल्ट को हम जूल बोलते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन जूल। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन थोड़ी देर पहले जो भी हमने किया था, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डी ब्रोई वेवलेंथ कैसे लिखी जाएगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू, अगेन वही इक्वेशन है भाई, कोई नई थोड़ी ना है, बार बार हम इसको ऐसे देख रहे हैं पता नहीं कौन सी इक्वेशन है, वही है जो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट की है, हमने डिराइव की है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। ठीक है, कुछ नहीं चेंज करना इसके अंदर। और ये भी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये भी पता है हमें। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है ना। चलिए लिख लेते हैं। अब भैया इसको मैंने इक्वेशन नंबर, ये तो थर्ड हो गई और ये हो गई हमारी फोर्थ, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं इधर। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, तो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड से तो ये बात मिलेगी, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में मिल गई। थर्ड में क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर रख दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें भी तो इक्वल होगी ना, जब एक ही चीज के बराबर रखी जा रही है। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हमें यही तो रिलेशन मिलेगा कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहां से अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो वेलोसिटी का ही निकालना है। वेलोसिटी के बराबर किसको रखा जाएगा? अब थोड़ा सा ध्यान से देखकर चलना है भैया, इधर एक v है, इधर एक v स्क्वायर है। अब इसको और इसको कंपेयर नहीं करना कि यहाँ भी सोचो कि ये अलग है ये एक है, काट देंगे करके काम चल जाएगा। काटना नहीं है इसको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको एज इट इज वही रहने दीजिए। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v स्क्वायर यहाँ रखते हैं तो 2 जो यहाँ पर डिवाइड में है उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और जो m यहाँ मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो v की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है। v स्क्वायर तो यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट करेगा तो v की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। यहां से हमें मिलेगी एक वैल्यू, किसकी वैल्यू? v की। अब इसी वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, फिर से वही जैसे काइनेटिक एनर्जी में किया था। v की वैल्यू को आप पुट करेंगे यहां। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, वी कहाँ है? वी तो दिखाई ही नहीं दे रहा। v की जगह क्या पुट कर दिया? अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर m। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद फिर से मास मास, अंदर क्या बच जाएगा? हाफ मास। और हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो दो डेरिवेशन अभी अभी बताए हैं, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी और कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। हो सकता है बीच बीच में मैं कहीं कहीं ये भी बता दूं कि आपको कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलिए दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटेड विद न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, रिलेटेड विद डेरिवेशन ऑल्सो। 2 नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलो बेटा, अब उन 2 डेरिवेशंस के बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं जो कि पहले सिर्फ नाम से पूछा, नाम से जाना गया था, एंगुलर मोमेंटम। पीछे एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था इससे, एंगुलर मोमेंटम की मदद से। यहां पर हम उसको देखते हैं कि वो है क्या। थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि जब हम पीछे न्यूमेरिकल कर रहे थे तो एंगुलर मोमेंटम डी ब्रॉय के साथ ही कंसेप्ट में रिलेटेड था। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि बोहर पोस्टुलेट है एक एंगुलर मोमेंटम का, उसको डी ब्रॉय से रिलेट कीजिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बोहर एटम एक स्फीयर है, ठीक है। एटम एक स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आउटर पार्ट में यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहता है, ठीक है। क्योंकि सेंटर में कौन हो गया? न्यूक्लियस हो गया। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू बोहर ये कंसेप्ट है कि एटम जो है वो स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है वो एक जगह नहीं रहता, वो चलता है। अब चलेगा कहां कहां? भैया इस सर्कल के, इस स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पे तो चलेगा, है ना। सर्कमफ्रेंस पे जब वो चलेगा तो एक तो रास्ता है कि बिल्कुल रास्ते रास्ते होता हुआ चल पड़े, ठीक है। अगर वो उसी रास्ते पर चलता है जो किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है तो हम उसको पार्टिकल नेचर कहेंगे। लेकिन डी ब्रॉय कहता है कि पार्टिकल तो वेव होते हैं, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन फेज बनाता हुआ ही चलेगा। These are the waves, these are the phases। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फेज बनाता हुआ चलेगा क्योंकि उसका नेचर कैसा है? वेव नेचर।
अब ये फेज कैसे कैलकुलेट की जाए, आप इस स्फीयर के सरकमफ्रेंस के बारे में जानते हो। सरकमफ्रेंस ऑफ अ स्फीयर होती है 2 पाई आर, राइट। सरकमफ्रेंस ऑफ अ स्फीयर होती है 2 पाई आर। तो कह रहा है कि यहां पर वेव भी तो बन रही हैं। कितनी बन रही हैं भैया, n बन रही हैं। और वेव को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा से। वेव लेंथ मानेंगे ना फेजेस को। तो जितना सरकमफ्रेंस होगा, जितना एटम का साइज छोटा बड़ा होगा, उतने ही क्या बनेंगे, n लैम्डा। ये रिलेशन समझ में आ रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ। यहां पर दो बातों को हमने कोलैबोरेट किया है, बोहर पोस्टुलेट को और डी ब्रॉय की वेवलेंथ इक्वेशन को। इन दोनों से हमने ये रिलेशन लिया कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू n बाई लैम्डा, n टाइम्स लैम्डा। लैम्डा कितनी बार, n बार, ठीक है। कहां कहां, सरकमफ्रेंस पर, गोलाई पर। यहां r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। भाई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। n क्या है, कोई भी इंटीजर। एक वेव बन रही है, 2 वेव बन रही है, 3 वेव बन रही है, 5 बन रही है, 10 बन रही है, इंटीजर। लेकिन डी ब्रॉय की कहानी है ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। लेकिन लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, h/mv, है ना। पीछे भी तो पढ़ा है, कोई नई चीज थोड़ी ना है। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, बार बार यही बात हमारे दिमाग में आ रही है। तो इस लैम्डा की जगह क्या ये चीज रखी जा सकती है, भाई h/mv रख सकते हैं क्या। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हम लैम्डा की ये वैल्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, और हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिला, 2 पाई r इज इक्वल टू n h/mv, n h/mv, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रीअरेंज करना है फॉर्मूला, हमारे हिसाब का नहीं, क्योंकि यहां पर बनता है एंगल जिसको एंगुलर मोमेंटम टॉ के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या लिखा, mvr, ये mv यहां ले आए, r यहां रखा, 2 पाई को यहां भेज दिया, mvr n h अपॉन में 2 पाई, mvr इज इक्वल टू n h अपॉन में 2 पाई। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम का किसी भी एटम, किसी भी स्फीयर, किसी भी इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग में वेवलेंथ में क्या रिलेशन। बात समझ में आ रही है, बात पल्ले पड़ रही है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। और आपने इसी फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। m यहां क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, v यहां क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, r यहां क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n क्या है, इंटीजर, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 है, पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड, यानी कि अपनी डी ब्रॉय इक्वेशन से रिलेटेड अपने कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। साइड बाय साइड आप न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। तो देखते हैं, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे स्क्रीन पे है आपके सामने। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास। किसी बॉल का मास दे रखा है 0.1 kg, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो इस स्पीड से मूव कर रही है। देखो ये वही वाली बात आ गई ना, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जितना बड़ा मास, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, उतनी वेवलेंथ कम बनेगी। बिल्कुल ध्यान आ रही है ना बात, ध्यान आ रही है। तो अब इस पे हम डी ब्रॉय इक्वेशन लगाते हैं। डी ब्रॉय इक्वेशन हमने लगाई, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। h की वैल्यू होती है 6.626 10 टू पावर माइनस 34। यहां मैंने मीटर, यहां मैंने जूल सेकेंड नहीं लिखा, यहां मैंने लिखा है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब ये वाली यूनिट यहां क्यों लिखी गई, ये पिछले सेशन में जब हमने न्यूमेरिकल किए थे तो मैंने आपको 1 जूल की वैल्यू बताई थी कि 1 जूल क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से केजी जूल इनवर्स को मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट, ठीक है। जूल सेकेंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो मास की वैल्यू क्या होगी, 0.1 kg। वेलोसिटी क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां से मास एक मास कैंसिल हो गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया, पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अकेला m, अकेला मास बचा।
तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर वेवलेंथ की टर्म में मिलेगी। इट मीन्स दिस वन इज नॉट योर मास, दिस वन इज योर मीटर। मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर मीटर किसकी वेवलेंथ, किसकी वैल्यू होती है, लेंथ की, लेंथ की यूनिट है। और हम कैलकुलेट भी क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ, तो लैम्डा की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। तो डी ब्रोई इक्वेशन, डी ब्रोई वेवलेंथ लगाकर हमने ये डी ब्रोई वेवलेंथ से वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, उसी कंटिन्यूटी में आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। आपको सिर्फ वेवलेंथ दे रखी है, मास ऑफ ए फोटोन निकालना है। अगर ऐसी कोई चीज हमें मिल जाए कि सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही जो वैल्यू है वो हमें मिले, वेवलेंथ जैसे हमें मिली है, तो हमें क्या करना चाहिए, फोटोन बोल रहा है तो बेटा मैंने पहले भी कहा था कि अगर मास ऑफ पार्टिकल की बात आती है तो वी हैव टू टेक द मास। अगर स्पीड की बात आती है तो फोटोन के लिए वेलोसिटी सेम है, स्पीड ऑफ लाइट। तो लैम्डा कितना है, 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई इक्वेशन हमें v मिल गई, हमें लैम्डा मिल गया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। अच्छा mv मास और वेलोसिटी, मास तो हमें निकालना ही है, लैम्डा को यहां लेके आ जाते हैं और मास को यहां ले जाते हैं, रीअरेंज करते हैं पोजीशन। लैम्डा क्या हो गया, h की वैल्यू क्या हो गई, 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू अभी अभी कन्वर्ट किया था, 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर। और हमारे पास v की वैल्यू क्या, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज v, वेलोसिटी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सबको कैलकुलेट करते हैं, जूल हमारे पास है, ये सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, केजी में, क्योंकि जूल सेकेंड को हमने किस रूप में लिखा है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स कैंसिल, मीटर कैंसिल, क्या बचा, केजी। केजी इज द यूनिट ऑफ मास। दिस इज द मास टू बी कैलकुलेटेड। जो मास हमें कैलकुलेट करना था ये वो मास है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देखिएगा, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन। दो पार्टिकल हैं ए और बी जो मोशन में है। इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल, अगर ए पार्टिकल की वेवलेंथ 5 इंटू 10⁻8 मीटर है, दो पार्टिकल हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, ए पार्टिकल की वेवलेंथ 5 इंटू 10⁻8 मीटर है, तो बताइए बी पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी होगी अगर उसका मोमेंटम, किसका मोमेंटम, बी का मोमेंटम ए वाले पार्टिकल के मोमेंटम का हाफ है। फिर से क्वेश्चन समझना, क्या गिवन है, लैम्डा ऑफ ए इज गिवन, लैम्डा ऑफ बी इज टू बी कैलकुलेटेड, राइट। गिवन इज दैट कि जो बी का मोमेंटम है वो ए के मोमेंटम का आधा है। ज्यादा मुश्किल पजलिंग क्वेश्चन नहीं है, करते चलेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई इक्वेशन वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू h अपॉन में मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ बी पार्टिकल इज इक्वल टू h अपॉन में मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल। रेशियो निकालना है, लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा बी, h से h कैंसिल हो गया, सिमिलर वैल्यूज है। अब ये दोनों इनवर्स में है तो रिवर्स हो जाएंगे, मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल अपॉन में मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ये रिलेशन रेशियो की फॉर्म में मिल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से याद करना, मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल इज हाफ ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल इज हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ पी ए, ठीक है। तो पीबी की जगह क्या ये वैल्यू रखी जा सकती है, जो पीबी हमें यहां मिला है, मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल मिला है, उसकी जगह क्या हम ये वैल्यू रख सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पीबी दैट इज हाफ पी ए। अच्छा, पीए से पीए कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा, हाफ, 1/2 बचा। तो रेशियो क्या आया 1/2 कि लैम्डा बी के तो 1 बन गया और लैम्डा जो ए है वो क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 इंटू में लैम्डा ए। यही तो आएगा ना रिलेशन, यही रिलेशन आएगा। फिर से देखिएगा,
क्वेश्चन में दे रखा है कि मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल इज हाफ ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल इज हाफ ऑफ ए। तो इस पीबी की जगह पर हम किसकी वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे हाफ पीए। पीए से पीए कट गया, क्या बचा हाफ। हाफ करते हो फिर आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, पीए पीबी का मल्टीप्लाई 1 से और पीए का मल्टीप्लाई 2 से। तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 इंटू में लैम्डा ए। लैम्डा ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो 2 इंटू में 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 2 इंटू में 5 हो गया 10, 10 इंटू में 10 टू पावर माइनस 8, तो एक वैल्यू घट गई 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये इसका आंसर है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से कीजिएगा। चलिए इसके बाद आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, उनको कीजिए। कोई डाउट है तो फिर हम उसको डाउट सेशन में लेंगे।